हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडलाइन दैनिक जागरण ने बनाई है वो है 144 वर्षों में पहली बार विश्व को मिलेगा टेस्ट चैंपियन। आपको पता होगा कि इस टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी 2019 में, लेकिन कोविड की वजह से और भी जो कोविड काल चलता रहा उसकी वजह से ये प्रतियोगिता टलती गई। उसके बाद अब इसका फाइनल संभव हो पाया है और फाइनल हो रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और जो भारत और न्यूजीलैंड ये फाइनल पहुंची हैं। इनकी टेस्ट रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। तो 122 अंक के साथ भारत पहले स्थान पर है, 118 अंकों के साथ न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और 113 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। 2013 में आयोजित करने की मूल योजना बनाई गई थी। ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसको 2013 में लागू आयोजित करने की योजना बनाई गई थी और लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उस बार हो रहा था, इसलिए इसको टाल दिया गया था। फिर 2017 में इसकी तिथि निर्धारित की गई थी और लेकिन फिर वो 2019 में शुरू हुआ और अब जो दूसरी टेस्ट सीरीज है वो 2021 से होगी। 2021 जुलाई से ही वो शुरू हो जाएगी और जून 2023 तक आयोजित की जाएगी। पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019 क्रिकेट विश्व कप के बाद 1 अगस्त 2019 से एशेज श्रृंखला के साथ शुरू हुई थी। दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जुलाई 2021 से जून 2023 तक आयोजित की जाएगी। अब ये आयोजित कराएगा आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। इसमें 104 सदस्य देश हैं, आप समझ लीजिए, लेकिन क्रिकेट सिर्फ 12 या 13 का ही नाम अधिकतर सुनाई देता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 12वीं के लिए 30, 30 और 40 का फार्मूला, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। कल की न्यूज़ में आपको बताया गया था कि जो फार्मूला लाया जा रहा है वो 30, 20 और 50 का होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30, 30 और 40 को मंजूरी दी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने गुरुवार को इसके आकलन का फार्मूला भी जारी कर दिया है। इसके तहत 12वीं का रिजल्ट 10वीं के 30% अंक, 11वीं के 30% अंक और 12वीं के 40% अंक को शामिल किया जाएगा। 12वीं का रिजल्ट 30 जुलाई को घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सीबीएसई और आईसीएसई ने 12वीं के आकलन का यह फार्मूला पेश किया। कोर्ट ने भी अपनी सहमति जताई है, साथ ही स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा के विकल्प देने का निर्देश दिया। इस बीच कोर्ट ने अभिभावकों की ओर से परीक्षा कराने को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई छात्र घोषित किए गए अंतिम परिणाम से संशोधन कराना चाहे तो ऐसे मामले में विवाद के समाधान का भी इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इसमें जो प्रतिशत है वो आपको बता दिया गया है। अब इसमें दो चीज़ें जानने के लिए हैं कि एक तो सीबीएसई बोर्ड और दूसरा है आईसीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत में मूल रूप से देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि 4 बोर्ड हैं। भारत में 4 बोर्ड हैं। पहला है सीबीएसई, दूसरा है आईसीएसई, तीसरा है स्टेट्स बोर्ड और चौथा है आईबी। तो जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इनके जो रिजल्ट का अभी जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें सीबीएसई बोर्ड के 1761 सरकारी स्कूल हैं, 5827 प्राइवेट स्कूल हैं, 480 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और 15 केंद्रीय तिब्बती विद्यालय भी इसमें शामिल हैं। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आईसीएसई 3 नवंबर 1958 को स्थापित किया गया था और इसके सर्टिफिकेट की मान्यता यूके में भी मानी जाती है।
नेक्स्ट न्यूज है पीयूसी नहीं तो वाहन हो सकता है जब्त। एक नया नियम आया है पीयूसी मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल को लेकर। एयर पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए पीयूसी अनिवार्य होता है। अगर आपके पास बाइक या फोर व्हीलर है तो आपने भी कभी ना कभी सर्टिफिकेट ये बनवाया होगा पॉल्यूशन वाला। तो अब इसको लेकर जो नियम है वो सख्त कर दिए गए हैं। वाहन प्रदूषण की अनदेखी अब वाहन मालिकों को भारी पड़ सकती है, क्योंकि डाटा सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल रजिस्टर से अब ये जुड़ा होगा, और ताकि जरूरत होने पर संबंधित अधिकारी प्रदूषण फैला रहे वाहन मालिक को नोटिस भेज सकेंगे। इससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। फायदा यह भी होगा कि प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने की सूरत में मोबाइल फोन पर संदेश आ जाएगा कि उनका नवीकरण कराना है। अधिकारी को अगर किसी वाहन के अधिक प्रदूषण फैलाने का शक होता है तो वो वाहन मालिक को अपने वाहन की किसी अधिकृत केंद्र पर दोबारा प्रदूषण जांच कराने का नोटिस भेज सकता है। यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में या एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है इकोनॉमी को अब चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। 2026 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य संभव, ये स्टेटमेंट दिया है सीआईआई ने। तो सबसे पहले आपको सीआईआई के बारे में पता होना चाहिए। सीआईआई यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1895 को की गई थी, और ये एक गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रतिबंधित संगठन है। यह भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इस न्यूज़ में क्या है ये देख लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद यूं तो अलग अलग रिपोर्ट में माना जा रहा है कि इकोनॉमी की हालत पहली लहर के मुकाबले बेहतर है, लेकिन इसे तेज करने की जरूरत भी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि बजट प्रावधानों को अमली जामा पहनाए जाने के बाद ही किसी राहत पैकेज पर विचार होगा। लेकिन देश के प्रमुख उद्योग संगठन सीआईआई के अनुसार अगर केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज दे तो इकोनॉमी को जल्द रफ्तार देना संभव हो सकेगा। सीआईआई के नवनियुक्त प्रेसिडेंट टीवी नरेंद्रन ने गुरुवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2026 तक देश की इकोनॉमी को $5 लाख करोड़ का आकार दिया जा सकता है, लेकिन हर वर्ष 9% की आर्थिक विकास दर हासिल करनी होगी। नरेंद्रन ने कहा कि सीआईआई के आकलन के मुताबिक वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.5% रहेगी, लेकिन आने वाले वर्षों में इस गति को बनाए रखना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि स्विस बैंक में भारतीयों का धन 20,700 करोड़ के पार पहुंच गया है। आपने कई बार न्यूज में स्विस बैंक सुना होगा, स्विस बैंक अकाउंट सुना होगा, तो स्विस बैंक क्या है ये भी जानते हैं। देखिए, स्विस बैंक जो है वो स्विट्जरलैंड के हर बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है। जैसे इंडियन बैंक बोला जाता है, इन्हें भारतीय बैंक बोला जाएगा, वैसे ही स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक हैं उन्हें स्विस बैंक बोला जाता है। और इसकी शुरुआत वहाँ पर 1854 में मतलब कई बैंकों की स्थापना हुई थी। और स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स की छूट मिलती है, लोग काला धन वहाँ पर छुपाते हैं। स्विस बैंक में सिक्रेसी बरकरार रखने का इतिहास काफ़ी पुराना है। आपको पता होगा कि स्विस बैंक में अकाउंट इसीलिए खुलवाया जाता है ताकि वो अपने काले धन को छुपा सकें, जिसकी जानकारी गवर्नमेंट को ना देनी पड़े, जिसका टैक्स ना देना पड़े। जो अनाधिकृत रूप से पैसे कमाए हुए होते हैं उन्हें वो स्विस बैंक में डालते हैं। 17वीं सदी से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब ग्रांड काउंसिल ऑफ जिनेवा ने एक कोड तैयार किया जिसके तहत अकाउंट होल्डर की जानकारी किसी से भी साझा न करने का नियम बनाया गया था। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए अरबपति या खरबपति होना जरूरी नहीं है, कोई भी ऑनलाइन आवेदन करके अकाउंट खुलवा सकता है। इसके लिए आपके पास वैध सरकारी दस्तावेज होना चाहिए ताकि आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकें। अगर आप बिना नाम का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत यानी कि जो स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने की जो मिनिमम राशि है वो 70 लाख रुपए होती है, और जो सालाना इसका मेंटेनेंस चार्ज होता है अकाउंट का वो
20,000 रुपये होता है। तो इसमें कोई भी, आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आपके पास काला धन है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किया गया धन पिछले वर्ष 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। यह पिछले 13 वर्षों के दौरान इन बैंकों में भारतीय ग्राहकों की सबसे बड़ी जमा रकम है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकों ने गुरुवार को कहा कि इस बढ़ोतरी में सिक्योरिटीज और कई कंपनियों की भारत स्थित शाखाओं जैसे संस्थागत जमाकर्ताओं की बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि लगातार दूसरे वर्ष इन बैंकों में जमाकर्ताओं की कुल रकम में कमी आई है। पिछले वर्ष के आखिर में स्विस बैंक में भारतीयों की सबसे अधिक करीब 13,500 करोड़ रुपए की रकम बाइंड्स, सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उपकरणों के माध्यम से जमा थी। वहीं भारतीय बैंकों की रकम 3,100 करोड़ रुपए से अधिक और विभिन्न ट्रस्ट की 16.5 करोड़ रुपए रही है। बैंकों ने बताया कि भारत के अन्य ग्राहकों के प्रति पिछले वर्ष के अंत में उसकी देनदारी करीब 4,000 करोड़ रुपए रही है। नेक्स्ट है खाद्य तेलों की टैरिफ मूल्य में कटौती से घटेंगे मूल्य। घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतें थामने के लिए आयातित तेलों की टैरिफ मूल्य में कटौती की गई है। इससे खाद्य तेल बाजार में कीमतों के घटने की उम्मीद है। घरेलू जरूरतों के लिए सर्वाधिक आयात होने वाले पाम ऑयल की टैरिफ वैल्यू में 112 डॉलर और सोयाबीन तेल की टैरिफ वैल्यू में $37 प्रति टन की कटौती की गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घटाने के बाद आयात टैरिफ मूल्य में संशोधन किया है। जारी अधिसूचना गुरुवार से लागू हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल है इस्लामी जगत की हिंसा पर मौन। यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार शंकर शरण द्वारा। इन्होंने फोकस किया है जो इजराइल और हमास का जो युद्ध विराम था वो फिर से युद्ध में छिड़ गया है। इस पर तो विदेशी मीडिया का ध्यान जाता है। अगर 2 लोगों की भी मृत्यु होती है तो विदेशी मीडिया इसे पूरी तरीके से हाईलाइट कर देता है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरीके से हत्याएं की जाती हैं, वहाँ पर नरसंहार होता है, उसका कहीं पर भी विदेशी मीडिया में जिक्र नहीं होता है। क्या ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि मुसलमान द्वारा ही मुसलमान को मारा जाता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न इस आर्टिकल में उठाया गया है। तो चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। हमास इजराइल के बीच लड़ाई फिर शुरू होती दिख रही है क्योंकि इजराइल की नई सरकार ने यह कहकर गाज़ा पट्टी पर बम बरसाए हैं कि हमास की ओर से उसके इलाके में आग लगाने वाले गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ इस्लामी जगत में इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू हो गया है। लेकिन यही आवाज़ तब खामोश रहती है जब अफगानिस्तान में मारकाट मची होती है। इन दिनों अफगानिस्तान के हालात फिर बहुत ख़राब होते दिख रहे हैं। वास्तव में वहाँ ईद के बाद से ही हालात ख़राब होते जा रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जाता हो जब बड़ी संख्या में वहाँ निर्दोष न मारे जाते हों। केवल अफगानिस्तान में ही बच्चे और महिलाएं हिंसा का शिकार नहीं हैं। ऐसे और कई देश भी हैं जहां मुसलमान ही मुसलमान की हत्या करते हैं। कुछ वर्ष पहले पेशावर पाकिस्तान के एक स्कूल में टाइम बम लगाकर तहरीके तालिबान ने 100 से अधिक स्कूली बच्चों और उनके अलावा अनेक शिक्षकों कर्मचारियों को मार डाला था। वही हिसाब था। मृतक बच्चे मुसलमान थे तथा मारने वाले भी मुसलमान। मस्जिदों पर हमले कर सालाना असंख्य निर्दोष मुसलमानों को मार डालना पाकिस्तान में भी नियमित है। बलूचिस्तान के शिया नेता सैयद दाऊद आगा के अनुसार हम तो बस कब्र खोदने वाले समुदाय बन गए हैं। वे हमारी मस्जिदों के सामने आकर मार डालो के आह्वान करते रहते हैं। इराक में भी कुछ वर्ष पहले इस्लामिक स्टेट ने एक कैद खाने पर हमला कर सभी शियाओं को चुनकर ट्रकों में भर दिया था। मामला बिल्कुल साफ है कि मुस्लिम जमातें और नेता ही मुसलमानों की जान को अहमियत नहीं देते। यह स्थिति केवल कुछ कट्टरपंथियों को ही नहीं है। मुसलमानी देशों के शासक, कथित लिबरल मुस्लिम बौद्धिक नेता आदि भी इस पर कुछ नहीं सोचते। कभी किसी को इन नियमित संहारों पर चिंता करते नहीं सुना गया जो मुसलमानों द्वारा दूसरे मुसलमानों का होता है। जो बच्चे तालिबान या इस्लामिक स्टेट लड़कियों के स्कूलों कॉलेजों पर हमला करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियों का ऐसे लड़कों के साथ होना इस्लाम विरुद्ध है जिनसे उनकी शादी मना ना हो।
इसी कायदे से लड़कियों का स्कूल जाना, बाहर काम करना, मैत्री संबंध बनाना आदि वर्जित है। जो मुस्लिम लड़की स्त्री अकेले घर से बाहर स्कूल, अस्पताल या ऑफिस जाने के लिए भी निकलती है तो वह इस्लामी कायदों का उल्लंघन कर रही होती है। उन्हें दंडित करना इस्लामी नजरिए से जायज है। यही तालिबान या इस्लामिक स्टेट के दस्ते करते हैं। वे इस्लाम को लागू कराने के लिए मुसलमानों को मारते रहते हैं, चाहे उसका रूप जो भी हो। उदाहरण के लिए इस्लामिक स्त्रियों को सजने संवरने की भी मनाही होती है। इसी कारण तालिबान अपने शासन या प्रभाव वाले इलाकों में ब्यूटी पार्लरों को नष्ट कर देते हैं। तालिबान या इस्लामिक स्टेट जैसों के अनुसार कई मुद्दों पर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान भी कुफ्र के दोषी होते हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं कि आप धर्म मानने के अलग अलग नज़रिए हैं, लेकिन ये किसी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। इस्लामी संगठनों की ओर से तमाम कार्रवाइयां भी कमोबेश एक जैसी होती हैं। गाजा से लेकर नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, यमन, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि विविध देशों की घटनाएं कमोबेश एक रूप होती हैं। एक सी शिकायतें, एक जैसे कारनामे। सबका निष्कर्ष यही निकलता है कि मुसलमान खुद ही इस्लामी मतवाद के पहले शिकार हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छे अच्छे आंकड़े दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। WHO को सुधारने का सही समय। देखिए, जब से कोविड-19 में चीन की सक्रियता भागीदारी दिखी है, उसके बाद से WHO ने इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इसकी किरकिरी हुई है। उसके बाद से WHO में जो सुधार की कोशिशें की जा रही हैं, आवाज़ उठाई जा रही है, वो अब और मजबूत होती जा रही है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत सिंह द्वारा। यह अच्छा हुआ कि G7 देशों के मंच से इस पर जोर दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO कोरोना उत्पत्ति का पता लगाए। इस दबाव का नतीजा यह रहा कि WHO प्रमुख को भी यह कहना पड़ा कि चीन कोरोना वायरस के स्रोत की तह तक पहुंचने में सहयोग करे। WHO तभी से कटघरे में है जब से यह कोविड-19 महामारी को रोकने में नाकाम रहा है। उसने कोविड-19 की महामारी घोषित करने में काफ़ी समय लगा दिया और समय रहते यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई। वुहान या चीनी वायरस नामांकन देने में झिझक उसकी भूमिका को और संदेहास्पद बनाता है। सबसे पहले आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए। WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समस्त सुविधाएं या उन्हें विकसित करने की जो संस्था है उसे ही WHO कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। यह संयुक्त संघ का आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस राज्य की स्थापना इस जो संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। उसी समय भारत इसका सदस्य बन गया था। स्थापना के समय जो इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले 2015 के पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इबोला संकट के समय भी WHO ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई थी। WHO के सदस्य देश उसे अनिवार्य एवं ऐच्छिक दो प्रकार से फंड देते हैं। अनिवार्य योगदान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश 1980 की जनसंख्या एवं GDP के अनुपात में अपना योगदान देता है। WHO के कुल बजट का लगभग 20% अनिवार्य योगदान के रूप में प्राप्त होता है, जबकि ऐच्छिक योगदान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश अपनी इच्छा से कितना भी दे सकता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल बजट में इसका योगदान लगभग 35% है, जिसमें सर्वाधिक 31% योगदान अमेरिका का है। इसके बाद इंग्लैंड 16%, जर्मनी 12%, जापान 6% योगदान देता है। चीन का योगदान मात्र 2% है और भारत का 1%। तब भी WHO चीन का पक्ष लेता है। यदि सदस्य देशों की ऐच्छिक एवं अनिवार्य राशि को मिला दिया जाए तो यह WHO के कुल बजट का लगभग 50% ही हो पाता है। शेष बजट कहाँ से आता है? शेष बजट की राशि गैर सरकारी संगठनों से दान में प्राप्त होती है, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सर्वाधिक 8% का योगदान है। इस प्रकार WHO को मिलने वाली कुल बजट राशि का लगभग 2/3 दान से प्राप्त होता है, जो इसकी नीतियों के निर्धारण में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनका संबंध दवाओं, टीकों एवं
अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के बाजार से जुड़ा है। इससे डब्ल्यूएचओ की वैधानिकता में निरंतर गिरावट आ रही है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में विश्व भर में लागू डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को विश्व भर में लागू कराने के लिए कानूनी अधिकार न होने के कारण सदस्य देश इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की तरह डब्ल्यूएचओ के अधिकारों में बढ़ोतरी के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा। डब्ल्यूएचओ को अपनी गतिविधि को केवल गंभीर बीमारियों के क्षेत्र में ही विस्तार करना चाहिए। बाकी बीमारियों के लिए इसका व्यवहार अन्य देशों के लिए निर्देशात्मक होना चाहिए। विश्व के देशों को स्वास्थ्य के संबंध में तकनीकी सहायता पर भी इसे फोकस करना होगा। इसके साथ साथ डब्ल्यूएचओ को अपनी राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है ममता की मनमानी। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसलिए इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आज का यानी 18 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।